अच्छा, इसमें अगर मेरी आवाज का इशू आए तो बीच में मेरे को बताते रहना, क्योंकि आपको पता ही है आवाज का इशू हो जाता है कभी कभी बीच में, है ना। तो हमने ये दो क्वेश्चन तो कर लिए थे कि इस पे क्या क्या सिनेरियो बन सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पे भी, है ना। और सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया था कि इसके स्टेटमेंट पे क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है ना। तो बेसिकली अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको एमपी लैड जो स्कीम चलती है, जो कि कोरोना के टाइम पे उसको बंद भी कर दिया गया था, है ना। तो एमपी लैड जो स्कीम है उसके रिगार्डिंग में कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो पहला ये बोलता है कि एमपी लैड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। मीन्स की जो एमपी लैड फंड है वो यूज होना चाहिए क्रिएट करने के लिए जो कि एसेट्स हैं, जैसे कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या हेल्थ या एजुकेशन, इन सब में यूज होना चाहिए, है ना। मैं इतने ऑप्शन पढ़ूंगी, अगर किसी को टाइप करना हो अपना आंसर तो वो कर सकते हैं, है ना, जैसे कि कल हम कर ही रहे थे, है ना। सेम उसी वे में सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि भाई कि जो ये स्पेसिफाइड पोर्शन है ना इसका, ऑफ इस स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन। मतलब ये बोल रहा है कि एमपी फंड का बेनिफिट करना चाहिए कुछ पोर्शन एससी और एसटी पॉपुलेशन को, है ना। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट इसका क्या बोल दे रहा है कि एमपीलेट फंड आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। की जो एमपीलेट फंड है वो मतलब सरकार के द्वारा हर साल दिया जाता है ईयरली बेसिस पे, और जो फंड यूज नहीं हुआ है, मतलब मान लो 100 करोड़ पे सरकार ने दिए और उसमें से 50 करोड़ यूज हो गए, 50 करोड़ नहीं यूज हुए, तो वो अगले साल काउंट नहीं होंगे, अगले साल 100 करोड़ अलग से मिलेंगे, वो 150 करोड़ नहीं हो जाएंगे। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कि द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह हो गया, ये कोई भी अथॉरिटी है, उसको कम से कम 10% वर्क का मतलब एक तरीके से इंस्पेक्ट करना है, मतलब 10% कम से कम तो भाई उसको देखना है जाके, है ना। अब इसको ऑप्शंस वगैरह देख लो, है ना। इसमें से आप ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं, फिर इसका डेप्थ एनालिसिस देख लेंगे। ए ऑप्शन बोल रहा है 1 and 2 ओनली, बी 3 and 4, सी 1 2 and 3, डी 1 2 and 4। तो आप टाइप कर सकते हैं जो भी करना चाहे। है ना, जो भी टाइप करना चाहे। किसी ने डी, अच्छा, 1 2 and 4 रियल माही मिश्रा मैम। ओके, ठीक है। और कोई अगर टाइप कर रहा है तो प्लीज। 1 2 and 4, पहले इसका आंसर देख लेंगे फिर इसका एनालिसिस देख लेंगे कि एनालिसिस कैसे। इसका आंसर डी है एग्जैक्टली exactly, बहुत सही मैम, बहुत अच्छा। आपका आंसर डी है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है ना। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब वो देख लेते कि इसमें अप्रोच किसकी क्या लगी क्या नहीं लगी, है ना। और ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, वो सॉरी, ऑप्शन इसका डी सही है। 1 2 and 4, थर्ड स्टेटमेंट गलत है ना। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। अब यार ये स्टेटमेंट कैसे, क्या एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह लगता है क्या नहीं, तो ये तो हम खुद भी इसको इफ अगर हम पर्सनल लेवल पे भी देखें तो पहले स्टेटमेंट तो सही है भाई एक हिसाब से, अगर देखा जाए कि हाँ यार जो एमपी वगैरह होते हैं वो फंड वगैरह बेसिकली इन सब चीजों में ही तो क्रिएट करते हैं ना। अब ये सब चीजें ही नहीं होंगी, मतलब इफ अगर एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस की रोड वगैरह से रिलेटेड, इफ अगर पैसा ही खर्च नहीं होगा तो बेसिकली जाहिर सी बात है, तो फिर वो फंड दिया ही क्यों जा रहा है सरकार के द्वारा, बेसिकली हमारे वेलफेयर के लिए दिया जा रहा है। तो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत ही नहीं होना चाहिए, ये कॉमन सेंस भी बोलता है ना। इफ अगर एलिमिनेशन वाली बात आ जाए, अभी एनालिसिस और देख सकते हैं कि पहले से क्या क्या बन सकता है क्या नहीं, है ना। तो पहला एकदम सही बात कि पहला ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकता, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी है। तो जैसे ही पहला सही हुआ, बी ऑप्शन का स्कोप चला जाता है, तो बी ऑप्शन निकल गया। तीन ऑप्शन बच जाते हैं अब, ए सी और डी। सेकंड बोल रहा है कि जो कुछ पोर्शन है वो बेनिफिट करना चाहिए एससी और एसटी पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन को उसका। एग्जैक्टली exactly, सही बात है। इफ अगर हम कॉमन लेवल पे भी देखते हैं इसको,
क्या यार, इफ अगर SC ST पॉपुलेशन को बेनिफिट नहीं करेगा तो मतलब हम SC ST से रिलेटेड रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स में इन द सेंस वो भी है कि वो अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द सेंस वो बना सकते हैं, है ना। और अनटचेबिलिटी को भी हम एबोलिशन करने के लिए आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल 17, है ना। तो जब उन सारी चीजों को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं तो यार जाहिर सी बात है हम उनके लिए कुछ फंड तो जरूर देते होंगे, है ना। उनके वेलफेयर के लिए हम उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट जब इन द सेंस देते हैं, जस्ट लाइक ये वाला प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वगैरह, जब सरकार खुद एक अलग से ये सारे एक्ट लेकर आ रही है तो यार जाहिर सी बात है उनके लिए फंड तो आता ही होगा, है ना। तो MP फंड एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि इफ अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे ये ऑप्शन वगैरह को करना हो तो, है ना। बाकी अभी एनालिसिस और देखेंगे इसका, है ना। तो इससे ये और पता चल जाता है कि हाँ यार सेकंड ऑप्शन भी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन A में भी है, C में भी है और D में भी है। एग्जैक्टली सही बात है। अब आती है थर्ड ऑप्शन की बात कि ये जो फंड है ना, कि ये जो फंड है बेसिकली क्या ये कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं होता है। इफ इसमें थोड़ा सा आपको हल्का बहुत पता भी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें पता होने की भी बात है कि यार बेसिकली जाहिर सी बात है आप मतलब इफ अगर थोड़ा सा और इसमें एलिमिनेट करने वाले पे, एक कॉमन सेंस वाले पे अगर बात आ जाती है ना, कि कैसे एलिमिनेट इन द सेंस क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो यार इफ अगर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा इन द सेंस, मान लो कि एक MP है ना, MP को 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं अभी, है ना, 25 करोड़ मिलते हैं ना, 25 करोड़, 5 करोड़ रुपए हर साल, मतलब 5×5 = 25, 25 करोड़ रुपए उसको मिलते हैं MP को, MP लेड फंड के अंदर, है ना। इफ अगर कोई 5 करोड़ रुपए उसने खर्च नहीं करे मान लो पूरे साल में, तो फिर वो अगले साल वगैरह नहीं कर पाएगा इन द सेंस कि मतलब अगले साल अगर वो खर्च करना चाह रहा है दोनों को एक साथ करके, है ना, तो क्या वो खर्च कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली ये बोल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि यार इस फंड अगर यूज नहीं हुआ है तो बेसिकली मतलब आप ऐसा समझो ना कि यार कोई एक एरिया का MP बना और MP ने वो पैसा यूज ही नहीं करा 4 साल तक, तो 5वें साल वो कुछ एक काफी अच्छे से कुछ लाना चाह रहा है या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डेवलप करना चाह रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि यार उसको सिर्फ 5 ही करोड़ मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है ना, कैरी फॉरवर्ड होता है ये, है ना। अभी इससे रिलेटेड चीजें भी देखेंगे। तो यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जैसे ही गलत हो जाता है तो एक स्कोप बच जाता है, क्या, D वाला, है ना। एक D वाला और एक A वाला, A और D बच जाते हैं। और ये वाला दो फोर्थ वाला है ना, ये पता होना चाहिए देखो थोड़ा सा, इफ अगर MP लेड के बारे में मतलब थोड़ा सा पढ़ाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यार 10% एटलीस्ट बोल रहा है ना, वो एटलीस्ट 10%, तो एटलीस्ट 10% है कि 5% है कि 20% है 15%, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी एलिमिनेशन के लिए आप A और D ऑप्शन में आ गए, इफ मान लो किसी ने D मार दिया तो D उसका सही ही हो जाता है ना। कि हाँ यार जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको इंस्पेक्ट तो करेगी, बट ये नहीं पता कि कितना करेगी, बट हम वहां पे खेल गए। यही होता है 50-50 चांसेस, जो बोलते हैं ना कि जहां आप 50-50 में फंसते हो तो वहां रिस्क ले लेना चाहिए। तो ये रिस्क लेने वाला क्वेश्चन ही था, क्योंकि आप दो ऑप्शन बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर गए, चौथे पे भी आप अटके नहीं हो, सिर्फ आपको डाटा नहीं पता कि 10% करता है कि 20% करता है एटलीस्ट या 5%, है ना। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यूज करके आप इन सब क्वेश्चन में खेल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में खेल गए, आपने मार दिया D, तो गलत गलत नहीं होगा, वो सही ही हो जाएगा, क्योंकि 10% ये थोड़ा सा हो जाता है ना। अब इसका डेप्थ एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये भाई MP लेड ही देखनी पड़ेगी कि MP लेड फंड मतलब जैसे कि हम स्टार्टिंग से वही कर रहे हैं ना, कि थोड़ा सा ऑप्शन से भी देखा जाए, क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाते हैं अगले साल वगैरह ये सब, है ना। तो पहले तो ये बताओ कि ये स्कीम कब आई थी, ये जो MP लेड स्कीम है। पहले फैक्चुअल पार्ट देख लेते हैं MP लेड वगैरह से रिलेटेड। तो MP लेड स्कीम कब आई थी, कोई बताना चाहे बता सकते हैं, टाइप करना चाहे टाइप कर सकते हैं, ऐसा जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल है ना। ये जो MP लेड स्कीम है वो कब आई थी, इसका ईयर क्या है ना। थोड़ा सा बेसिक फैक्चुअल देख लेते हैं। एग्जैक्टली 1993 में ये स्कीम आई थी, है ना। और ये बताइए थोड़ा सा भी फैक्चुअल पार्ट देखेंगे इसका, है ना, कि फैक्चुअल पार्ट MP लेड फंड जो
है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी कॉमन सेंस पे बेस्ड है, ये भी कॉमन सेंस पे है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एग्जैक्टली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। अब यार जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पैसा दे रही है एमपी डायरेक्टली उसके अंडर में, सेंटर के, ऑब्वियसली बात है कि हाँ यार सेंट्रल सेंटर के ही अंडर में आएगी डायरेक्टली। अब ऐसा नहीं है कि स्टेट भी उसको पैसा दे रही है एमपी वगैरह को, वो अपने एमएलए उसको देगी, है ना। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बहुत सही, है ना। चलिए ये तो बहुत बहुत सही है ना। और अच्छा चलो ठीक है, ये और बताइएगा इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल एक और देख रहे, एक और देख लेते हैं अगर फैक्चुअल में देखना हो तो। कि इनको अभी इन द सेंस कि मतलब कितने पैसे वगैरह मिलते हैं, मतलब हर साल एमपीज को इसमें कितने पैसे मिलते हैं, और मैं बीच में बताया भी था अभी जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था। 5 करोड़, बहुत सही। अच्छा ये और बता दो इसमें कि 5 करोड़ क्या एक साथ ही मिलते हैं? 5 करोड़ एक साथ नहीं मिलते हैं, वो 2.5 2.5 करोड़ रुपए की इंस्टॉलमेंट में उनको मिलते हैं। अच्छा थोड़ा सा और फैक्चुअल पार्ट, क्योंकि भाई एकदम स्टेटमेंट बन सकता है इसमें, है ना, एकदम डायरेक्टली स्टेटमेंट। ये बताओ क्या एमपी लेड फंड को किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करा जा सकता है? एमपी लेड फंड का पैसा किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करा जा सकता है कि नहीं? डायरेक्टली स्टेटमेंट मैं इसी क्वेश्चन में डाल दूं, एमपी लेड फंड कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी पॉलिसी और एनी स्कीम, है ना। तो बताइएगा। अच्छा मे बी यस, ठीक है। एम्पीलेट फंड का यूज करा जा सकता है इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम्स को, है ना। जस्ट लाइक एक संसद वो सांसद आदर्श ग्राम योजना चलती है, मेरा जो गांव है प्रॉपर, है ना, मतलब वो संसद आदर्श ग्राम योजना के अंदर में आता है ना। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है उसमें, वो वहीं से आ रहा है एम्पीलेट फंड वगैरह, क्योंकि एमपी बोलते हैं ना, एमपी ने उस गांव को गोद ले लिया, है ना। ऐसा बोलते हैं एक वैसे टर्म्स में कि उन्होंने उस गांव को गोद ले रखा है, वो सारा उसका वो करेंगे, है ना। तो वो वो सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंडर में भी ये सब कर लेते हैं ना। अच्छा अब आप लोग बताओ और क्या क्वेश्चन बन सकता है इस पे, अभी तो वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल कर सकते हैं, इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसी क्वेश्चन पे, इफ अगर आप बताना चाहो तो। आप लोगों की नजर में और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो एमपी लेड फंड में जो पैसा आता है वो कौन से फंड से निकल के आता है ना। कौन से फंड से निकल के आता है, क्या वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, किस अकाउंट से, किस फंड से निकल के आता है पैसा एमपी लेड के लिए? टाइप करना चाहें कर सकते हैं, है ना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता ही दूंगा। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकल के आता है, आर्टिकल 266, है ना, जो हम पढ़ते हैं 266 का सेक्शन 1, मतलब सब क्लोज बोल रहा हूँ 1, है ना। 266 से ही निकल के आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब बेसिकली हमको ये सारी चीजें एमपी लैड के बारे में पता होनी चाहिए, इफ अगर हम कुछ, इफ अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि यू प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन बनेगा, है ना। ऐसा नहीं बनेगा कि ये सब क्यों करना चाहिए ये सब, है ना, वो तो हमारा एक मेंस का पार्ट एक अलग हो जाता है ना। तो ये वाले जो फैक्चुअल फैक्चुअल पार्ट है
अच्छा ये बताओ, ये जो एमपी लैड है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? एमपी लैड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? कोई बताना चाहे तो प्लीज बता सकते हैं। किसी ने लिखा है क्या मिनिस्ट्री? इसकी स्पेंडिंग एंड मैनेजमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है, हाँ। स्पेंडिंग मैनेजमेंट पे भी बन सकता है, क्यों नहीं। अच्छा मिनिस्ट्री बताओ पहले, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये किसने, सूरज सर ने बोला है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है वैसे, है ना। है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मोस्पी। मोस्पी बोलते हैं ना उसको। अच्छा चलिए ठीक है, ये वाली बात होगी। और एक और चीज बताओ, है ना, जब एमपी से रिलेटेड ये बात है तो जो एमपी, एमपी इन द सेंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये तो आपको पता ही होगा। मैं अब इसमें क्या फॉर्मूला वगैरह बताऊं कि एम जो एमपी वगैरह की लोकसभा की सीट भी कितनी है, राज्यसभा की, ये सब पता होना चाहिए बेसिकली, है ना, राज्यसभा की, और कैसे वोट काउंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह में। ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, ये पर्सनल लेवल पे थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। तो आई थिंक इतना इस पे बन सकता है। if अगर कोई अगर और बताना चाहे तो बता सकते हैं, है ना, वरना हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लोग दीजिए अपने पर्सनल लेवल पे, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये डायरेक्टली कुछ नहीं है, सिंपल इतना पूछ रहा है कौन सा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वाली चीज को अपने में सम्मिलित करके रखता है, मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन की फॉर्म है, कि मतलब इफ अगर ऐसा होता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी वगैरह होता है तो वो एक डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस होगा, है ना। तो बता सकते हैं। ऑप्शन बताइए। ये डी टाइप करा है। एक तो हैप्पीएस्ट सर बहुत सही, रियल माई मिश्रा मैम, सूरज सर, समता का अधिकार, हाँ एग्जैक्टली exactly, बहुत सही बहुत सही। आंसर इसका डी है ना। आंसर इसका डी है, राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि इक्वालिटी ही है ना, राइट टू इक्वालिटी वगैरह के अंदर ही आता है ये बेसिकली, है ना, कि राइट टू इक्वालिटी हम डिस्कस करते हैं उसमें आर्टिकल 17 आता है टच अनटचेबिलिटी के लिए, है ना, कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बट इसमें अगर देखना हो तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बता सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। फिर इसका और ऑप्शन रिलेटेड देखते हैं कि इसमें क्या बनेगा, इनके पहले आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वगैरह से रिलेटेड। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है, जैसे फ्रीडम 19 है ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बताइए। चलो ठीक है, ये टाइप करा रहे हैं शायद सूरज से। नेगेटिव वर्डेड है कि पॉजिटिव वर्डेड? मैं समझा नहीं है, क्या नेगेटिव वर्डेड है कि पॉजिटिव वर्डेड? मेरे को समझ नहीं आया ये आप क्या बोलना चाह रहे हैं। बट कोई नहीं, इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक सिनेरियो, है ना, कि इस पे बेस्ड क्या हो सकता है क्या नहीं। हाँ आर्टिकल 17, हाँ एग्जैक्टली, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी नेगेटिव वर्डेड है कि पॉजिटिव वर्डेड? मैं अब भी नहीं समझ पाया इसको, ये आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कि नेगेटिव वर्डेड है कि पॉजिटिव वर्डेड? इफ अगर आप पॉसिबल है तो माइक पे बोल सकते हैं, है ना। बट कोई नहीं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं टचेबिलिटी वाली चीज को। निगेटिव वर्ड, मेरे को समझ नहीं आया कि नेगेटिव वर्डेड की पॉजिटिव वर्डेड। सुमित सर को शायद समझ आ गया, सर बता दीजिए
मेरे को, मैं समझ नहीं पाया किस सेंस में क्या पूछ रहे हैं। वो पूछ रहा है, वो फंडामेंटल राइट है ना ये सारे, तो फंडामेंटल राइट हमेशा निगेटिव होते हैं, तो सबको लेकर के निगेटिव बोल सकते हैं, किसी एक दो घर को नहीं से, ठीक है। डीपीएस हम्म, भी पॉजिटिव होता है। ये क्वेश्चन हिंदी में क्या बोल रहा है, इंग्लिश वाला था ना, इंग्लिश वर्जन इसी ने बना नहीं रहा, फिर भी तो बन ही जाएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये ट्रांसलेट करना। अरे ये मैंने कर दिया। अच्छा हो निम्नलिखित गया, ठीक। मूल अधिकारों के किस वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के हम्म, विरुद्ध इसका, संरक्षण समाविष्ट है। हाँ इसका बताता हूँ। इसका जो है ना, जो आर्टिकल यहाँ पर होगा, देखो ये सी नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं होगा, समता का अधिकार भी नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, नहीं नहीं नहीं, रुके 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 रुके, राइट टू इक्वालिटी शोषण सर, नहीं है, डी नहीं ऑप्शन। इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी है, राइट टू इक्वालिटी जो है ना वो है। अच्छा, इस हम्म। क्वेश्चन के ऑप्शन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बताइएगा सर आप अपने लेवल पे। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, तो हर डिपार्टमेंट में क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम में आ सकता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आ सकता है क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी में क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन तो भर भर के निकलेंगे यहाँ पर से। हाँ, तो राइट टू फ्रीडम से बनाइएगा सर, फिर मैं दूसरे ऑप्शन से बनाता हूँ। मतलब आजादी से पूछ सकता है, जैसे किसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकता है, मान के चलिए कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की आजादी जो है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब पूछ सकता है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, तो कहीं मेंशन वेंशन नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी जिसको बोलते हैं ना, उस वर्ड से निकाल लिया गया है। राइट टू, हम्म वो जो है ना वो फ्रीडम, फ्रीडम का, वो जो हम्म पत्र वाला है ना, वो फ्रीडम ऑफ क्या बोलते हैं उसको, पत्रकारिता वाला। ठीक है, फ्रीडम प्रेस ऑफ की स्वतंत्रता जो है ना वो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ उसमें से निकाल ली गई है वो चीज, तो ये बन सकता है वहां पर। और भी बहुत सारे, आर्टिकल 19 जो मैरिज होती है ना, शादी, शादी जो बोलते हैं ना कि आपके अगेंस्ट में कर ली गई, मतलब आप आप चाहते नहीं थे, लेकिन आपको बिना चाहे हुए भी आपकी शादी करा दी गई है किसी और से, तो आपको वहाँ पे दो मामले आ जाते हैं, राइट टू स्पीच वाला मामला आ जाता है, आर्टिकल 19 जाएगा, और आर्टिकल 21 दोनों चल जाएगा, क्योंकि अगर शादी हो रही है तो आर्टिकल 19 मतलब बोलने का अधिकार तो गया, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना था। 21 इसलिए गया क्योंकि वो जीवन का मामला हो जाता है, अब जीवन जीवन भर आप उसमें इन उस लड़की के साथ इन्वॉल्व रहना पड़ता है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, मतलब डिप्रेशन वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप नहीं पसंद करते हो तो जीवन आपका खराब हो सकता है, उस लेवल पे जा करके अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जो है ना, वो जो उसका आ सकता है यहाँ पे, राइट टू फ्रीडम, सॉरी। ठीक है, मीन्स ये देखिए। अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन जो है आर्टिकल 23 और 24 से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 1 जो इसमें सॉरी है ना, जो ए नंबर स्टेटमेंट है, वो ये बोल रहा है, हम्म 23 और 24। हम्म। हम्म। अच्छा, इसमें राइट टू फ्रीडम से ये भी बन सकता है कि जस्ट लाइक जैसे वो था प्रॉपर्टी का अधिकार जो था, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह ये सब, वो कौन से हाँ, अमेंडमेंट में उसको डिलीट कर दिया ये गया, इन द सेंस कि डिलीट इन 44th द सेंस कि अमेंडमेंट वो एक्ट था। फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और वो एक 44। सिंपल राइट बन गया है। हाँ, उससे उसको रिलेटेड आप निकाल बता करके सकते हैं। 300 ए में डाल दिया गया, तो पूछ सकता है ये चीज। ठीक है, हाँ, 300 एग्जैक्टली। ए में डाल दिया गया, उसको पूछा जा सकता है। हम्म, और ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से बना सकते हैं कि हाँ जस्ट ये लाइक जैसे ये सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, तो हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के अंदर में अप्रोच करते हैं हम, टू टू वो सिक्स बता आएगा सकते उसका, 226, लेकिन इसमें क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो है ना, ये कौन सा था ये, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्या फंडामेंटल राइट है क्या, मतलब सॉरी, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या, ये पूछ सकता है। हैं। ठीक है, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है इसमें। और ये पूछ सकता है कि क्या राज्यों को और जो केंद्र होते हैं, जैसे उच्च न्यायालय और न्याय और सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ना, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसके पास होती है ये जो शक्ति है, 226 के पास ज्यादा पावर्स है, मतलब एरिया बड़ा है, या फिर आपका आर्टिकल 32 के अनुसार एरिया बड़ा है, तो आर्टिकल 226 के अनुसार एरिया बड़ा है, मतलब राज्य सरकार के पास बहुत हाई सारे कोर्ट। मामले हैं ऐसे, जिसके तहत वो मतलब वो कर सकती है, ठीक है, अपना रेमेडीज का यूज कर सकती है, उसके पास ज्यादा हाई मामले कोर्ट। हैं। हाई हाई कोर्ट के कोर्ट का पास। एम्बिट बड़ा है क्योंकि वो लीगल राइट्स को भी देखता है, और ये सिर्फ हाँ, फंडामेंटल राइट को देखता है सुप्रीम फंडामेंटल राइट कोर्ट। को देखता है इसीलिए। हम्म तो ये वाला एम्बिट हो जाता है। एक और क्वेश्चन बन जाता है आर्टिकल 32 पे कि हैबियस कॉर्पस, मेंडामस और प्रोहिबिटरी सर्टियोरी वगैरह, ये सब में हम्म। कमांड कौन सा इम्प्लीमेंट करता है, मतलब जो हैबियस कॉर्पस है वो कमांड के लिए है कि या प्रोहिबिट करने के लिए क्या है, क्या नहीं, वो आप बता सकते हैं ना, कि हैबियस कहाँ से कॉर्पस क्वेश्चन हो सकता है।
हैबियस कॉर्पस में सिर्फ आप इन द सेंस कि मतलब इफ अगर आप हैबियस कॉर्पस वाली रिट दायर कर रहे हैं तो आपको वहां पे मतलब जस्ट लाइक कि आप मेरी तरफ से इफ अगर हैबियस कॉर्पस फाइल कर रहे हैं तो मेरे को वहां पे प्रस्तुत होना जरूरी नहीं है ना। जरूरी इन द सेंस कि लोकस स्टैंडाई वगैरह, मैंडामस वगैरह में ये कमांड इन द सेंस कि हाँ आपको किसने अथॉरिटी दी वगैरह, प्रोहिबिट में प्रोहिबिट करते हैं आपको इन द सेंस, है ना, कि आप हम सर्टियोरी वगैरह में वही नीचे से ऊपर इफ अगर कोई केस ट्रांसफर इन द सेंस, है ना, वो बेसिक डिटेल आपको भी पता होगी बट इन चार बेसिक पे बन सकता है। और ये हैवियस कॉर्पस पे तो एक केस भी फेमस है, और अभी डीवाई चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं तो उनसे रिलेटेड भी आ सकता है, जस्ट लाइक जैसे एडीएम जबलपुर वाला जो केस था, है ना, एडीएम जबलपुर वाला केस को भी पढ़ सकते हैं, है ना, इफ अगर पढ़ना चाहें तो। और राइट टू इक्वलिटी तो अपना एम्बिट है ही बहुत बड़ा, 14, है ना, 14 और 15 वगैरह का, है ना, कि वो जो 14 है आर्टिकल उसके अंदर जो इक्वलिटी बिफोर लॉ वगैरह है अच्छा वो कहाँ से अच्छा, लिया वो गया किस है। में आएगा? अच्छा, वो किस में आएगा जिसमें हम बोलते हैं कि सभी को जो है आरक्षण मिलना चाहिए? आर्टिकल 16 किसके अंदर आना चाहिए इन मतलब चारों में से? मैं आर्टिकल समझा नहीं। 16 है ना हमारे पास, फंडामेंटल राइट। हाँ तो हाँ, इन चारों में वो से तो किस में राइट, आना चाहिए? वो भी राइट टू इक्वलिटी में आएगा ना, क्योंकि वो 14 हाँ, से 18 तक वही उसी 18 के तक बीच। जाएगा, बिल्कुल। हाँ, 14 टू 18। राइट टू इक्वलिटी में ही वो काउंट होगा। हम्म, और हाँ, बिल्कुल। यहाँ से एक और चीज भी कर सकते हैं कि वो ये भी आर्टिकल ध्यान रख सकते हैं कि जो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए एक्सेप्शनल कुछ स्कीम उनके लिए बना देते हैं, तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल 39 बी और 39 सी आए थे, जिसकी वजह से आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आर्टिकल 14 को, कि राइट टू हाँ, इक्वलिटी का हनन हो रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा इफ अगर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट लाइक जैसे ये 4th नंबर का क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड है, सिंपल एकदम, कि आपको सिंपल चीज पता है फैक्चुअलिटी तभी इसको सही कर सकते हैं, नहीं पता है नहीं कर सकते। ये बिल्कुल। डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही है ना। जैसे कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ लोगों को क्या, जब तक मतलब इफ अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 19 में आ रहा है कि आर्टिकल 21 में आ रहा है, तो मतलब ये छोटी मोटी चीजें जो क्लियर होनी चाहिए हमेशा, कि राइट टू लाइफ, मतलब जो राइट टू मैं लाइफ बोल रहा हूँ, मैं हमेशा एक वो फॉर्मूला रखता राइट टू हूँ, मैरिज, राइट टू, जैसे आपको अगर प्री क्लियर करना है तो बेसिक्स होने चाहिए ठीक, मतलब बेसिक्स ठीक है तो आप प्री अरे निकाल वो, सकते हो। नहीं कितने नहीं, मार्क्स राइट ला टू मैरिज, सकते हो कि प्री निकल जाए। वही वही। अच्छा ठीक है सर, इसको अभी मैं मतलब अभी इसको यहाँ पे रोकते हैं थोड़ा सा, आधा